Assalamu alaikum class. So let's begin. Today I'm going to discuss chapter 11 Mudarba. So it is a kind of partnership where partner gives money और basically एक पार्टनर जो होता है वो पैसे लगाता है जिसे हम रब्बुल माल कहते हैं, और दूसरा पार्टनर जो है उसके पास बेसिकली स्किल है या मैनेजमेंट है और पैसे नहीं है। वो बेसिकली बिजनेस को मैनेज करेगा और अपनी एक्सपर्टीज एक पर्टिकुलर फील्ड या उस बिजनेस से रिलेटेड जो है वो उस बिजनेस में लगाएगा, और इसकी बेसिस के ऊपर जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग आपस में रेशियो तय होती है उस रेशियो के ऊपर वो बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। रूल्स आर द सेम कि अगर लॉस होगा तो वो रब्बुल माल का होगा। मुदारिब की सिर्फ जो उसको रिटर्न मिलना था वो उसका लॉस हो गया है कि वो उसको नहीं मिला क्योंकि उसने पैसे बिजनेस में नहीं लगाए हुए। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो जो उनकी रेशियो एग्रीड है उसके ऊपर ही उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है। अब मुदारबा की दो टाइप्स भी हैं। ठीक है। तो मैं एक बार मुदारबा को बता दूं कि क्या है, और उसके बाद बेसिकली यही है कि मैनेजमेंट और वर्क जो है वो एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मुदारिब की, और रब्बुल माल उसमें इंटरफेयर नहीं करता यूजुअली, और रब्बुल माल उसको तंग भी नहीं करता इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि वो बिजनेस ऐसे चलना नहीं ऐसे चलना है। तो रब्बुल माल बस अपने इन्वेस्टमेंट तक रिस्पॉन्सिबल होता है और अपने प्रॉफिट्स लेने तक। रब्बुल माल ज्यादातर इसके अंदर इंटरवीन नहीं करता बिजनेस में। दो टाइप्स की इसके अंदर मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर मुदारबा अल मुकैयदा है, जिसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा होता है। यहाँ पर होता यह है कि जो रब्बुल माल है वो स्पेसिफाई कर देता है कि यही काम या यही पर्टिकुलर जगह के ऊपर तुम ये बिजनेस करोगे। ठीक है ना। तो उसको बिजनेस, दैट पर्टिकुलर बिजनेस और अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर द मुदारिब टू कैरी आउट द बिजनेस उसको बता दिया जाता है। इन दिस केस वो जो इन्वेस्ट करता है मनी वो पर्टिकुलर बिजनेस और प्लेस के लिए, इसलिए मुदारिब जो है वो कहीं और उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो दिस इज कॉल्ड अल मुदारबा अल मुकैयदा, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। दूसरी टाइप है अल मुदारबा अल मुतलक्का या अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। अब इसके अंदर यह है कि वो टोटल रब्बुल माल टोटल फ्रीडम दे देता है मुदारिब को कि तुम जैसे चाहो बिजनेस करो, जो चाहे बिजनेस करो, जहां चाहे बिजनेस करो। सो ही डीम्स फिट कि अपने हिसाब से देख लो कि कहाँ क्या कैसे बिजनेस करना है और उस हिसाब से तुम अपना बिजनेस करो, और इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, तो वो फुल परमिशन दे देता है। However, यहाँ पर एक और चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जो मुदारिब है इन दिस केस भी किसी को रब्बुल माल की मर्जी के बगैर पैसे उधार नहीं दे सकता, लैंड नहीं कर सकता मनी, उसके रब्बुल माल से पहले परमिशन लेनी होगी। ठीक है। मुदारिब इज ऑथोराइज टू डू विच इज नॉर्मली डन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जो नॉर्मली किया जाता है वो मुदारिब को ऑथोराइज्ड है कि वो करे। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है मुदारिब करना चाहता है जो कि रूटीन ट्रेडर्स की एक्टिविटी से हट के है या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वर्क है, तो ही कैन नॉट डू इट विदाउट द एक्सप्रेस परमिशन ऑफ द रब्बुल माल, के रब्बुल माल पहले से इजाजत दे तो फिर वो काम करे। मोर ओवर उसे ये इजाजत भी नहीं है कि वो एक और रब्बुल माल एक और मुदारिब को अपने साथ, पार्टनर को अपने साथ इंक्लूड कर ले। तो कोई और अपने साथ वो मुदारिब या पार्टनर खुद से ऐड नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द रब्बुल माल। इसी तरह से ही कैन नॉट मिक्स हिज ओन इन्वेस्टमेंट इन द पर्टिकुलर मुदारबा विदाउट द कंसेंट ऑफ द रब्बुल माल। रब्बुल माल इजाजत दे तो वो अपने पैसे लगा सकता है, लेकिन अगर वो रब्बुल माल से परमिशन ना ले तो वो अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता इस बिजनेस के अंदर। ठीक है। ऑल कंडीशंस ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर एप्लीकेबल टू बोथ द पार्टीज, के दोनों ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करेंगे। इसके अलावा रब्बुल माल कैन एग्जीक्यूट अ मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट विद मोर देन वन पर्सन थ्रू अ सिंगल ट्रांजैक्शन। तो एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा लोगों के साथ भी रब्बुल माल जो है वो मुदारबा कर सकता है कि तुम दोनों को मैं हायर करता हूं इस काम के लिए, तुम दोनों मेरे लिए काम करो, ये परसेंटेज प्रॉफिट तुम्हारा होगा बाकी मेरा होगा, तो तुम दोनों ये वेंचर चलाओ, तो वो दोनों उसके मुदारिब बन जाएंगे। इसी तरह से उसका जो मुदारबा का कैपिटल है वो भी दोनों इस्तेमाल करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, आखिर मुशारका और मुदारबा में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये अब जरा क्लैरिफाई कर दें हम आपको। तो मुशारका के अंदर तमाम लोग जो बिजनेस में पार्टनर्स बनते हैं वो सब पैसे इन्वेस्ट करते हैं, या फिर एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम डू, और एक आधा बंदा ऐसा होता है जो मैनेजमेंट कर रहा हो लेकिन उसके भी पैसे कुछ ना कुछ आमतौर पे इन्वेस्टेड होते हैं उस बिजनेस में। जबकि मुदारबा के अंदर रब्बुल माल जो है वो सारे पैसे इन्वेस्ट करता है, ओनली रब्बुल माल इन्वेस्ट करता है। अगर कोई मुदारिब करना चाहे तो रब्बुल माल उसे परमिशन दे सकता है, लेकिन आम तौर पे रब्बुल माल ही सारे पैसे इन्वेस्ट करता है। इस तरह मुशारका के अंदर ऑल पार्टनर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंड वर्क फॉर इट, तमाम के पास राइट है। लेकिन मुदारबा के अंदर तमाम पार्टनर जो हैं बिजनेस में काम नहीं कर सकते। रब्बुल माल हैज नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट व्हिच इज कैरिड आउट बाय द मुदारिब ओनली। सो मुदारिब ही मैनेजमेंट करेगा, रब्बुल माल उसमें इंटरफीन नहीं करेगा, जब लेकिन उससे परमिशन वो जरूर ले लेगा मुदारिब।
अगेन मुशारका के अंदर ऑल पार्टनर शेयर द लॉस प्रोपोर्शनेटली टू देयर एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जबकि इसके अंदर क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ही रब्बुल माल की, तो रब्बुल माल का ही सारा लॉस है. सो ओनली द रब्बुल माल bears the loss because the mudarib does not invest anything. However, this is subject to a condition that the mudarib has worked with due diligence. हाँ, इसमें एक चीज और जरूर है कि अगर मुदारिब का कसूर मिल जाए कि मुदारिब ने कोई जानबूझकर कोई नुकसान करवाया है मुदारबा के अंदर रब्बुल माल को, तो फिर वो उससे लिया जा सकता है. अदरवाइज अगर उसने ड्यू डिलिजेंस के साथ बेहतरीन काम किया है जो उसको करना चाहिए, उस केस के अंदर जो मुदारिब है वो फ्री ऑफ होगा एनी लॉस, या कोई उसकी वजह से अगर कोई लॉस हो भी गया है तो जो नेग्लिजेंस ना हो उसकी बहुत बड़ी उसके अलावा अगर हो गया है गलती से वैसे हो गया है तो नो प्रॉब्लम. अगर उसने कुछ जानबूझ के किया है या उसकी कोई बहुत मेजर नेग्लिजेंस है, ओनली देन उससे शायद इसके अंदर कुछ क्लेम लिया जा सकता है. देन कम्स इन द मुशारका, कि मुशारका के अंदर as soon as the partners mix their capital in a joint pool, all of the assets become jointly owned by all of them according to the proportion of their respective investment. All partners benefit from the appreciation in the value of assets even if the profit has not accrued through sale. ठीक है ना, कि अगर एसेट्स के अंदर भी कोई अप्रिसिएशन होगी तो वो तमाम पार्टनर शेयर कर लेते हैं. लेकिन मुदारबा के अंदर the goods purchased by the mudarib are owned and solely by the रब्बुल माल, वो रब्बुल माल का सामान है. And the mudarib may earn his share in the profit only if he sells the goods of the business in a profitable manner. अदरवाइज कोई और चीज बेचकर कोई एसेट्स के एस्केलेशन से जो है वो मुदारिब को बेनिफिट नहीं मिल सकता. मुदारिब को सिर्फ सेल ऑफ गुड्स के ऊपर ही रिटर्न मिलेगा, उसका प्रॉफिट मिलेगा. अब इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? इन मुदारबा द रब्बुल माल प्रोवाइड्स द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द मुदारिब looks after the management. Therefore, the Rabbul Mal should hand over the agreed investment to the Mudarib and leave everything to the Mudarib with no interference from his side. But he may oversee the Mudarib's activity. तो वो डेफिनेटली उसकी एक्टिविटीज को ओवरसी कर सकता है कि सही से काम कर रहा है, कोई दो नंबरी तो नहीं करता. वर्क विद द मुदारिब इफ द मुदारिब कंसेंट्स, अगर वो मुदारिब की इजाजत दे तो उसके साथ काम भी कर ले. Here the question arises, in what form should the mudaraba capital be, or can non-liquid assets like equipment, land, etc. from capital investment? So the basic principle is that the capital in mudarba is valid just the way it is in shirka, which according to Hanifi fiqh should be in liquid form, but according to other schools, scholars, equipment and land, etc. can also be included as a capital investment. However, all the scholars are unanimous on the following: assets other than cash can be used as an intermediate step. However, this is subject to the determination of the exact value of the assets before they are used for mudarba. If the assets are not currently correctly evaluated, the mudarba is not valid. अब मुदारबा के एक्सपेंसेस, द मुदारबा शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द मुदारबा एज पर द एग्रीड रेट with the Rabbul Mal, but his expenses like meals, clothing, conveyance, and medical are not borne by Mudarba. However, if he is traveling on a business trip and is overstaying the night, then the aforementioned expenses shall be covered from the capital of the Mudarba. If the Mudarba goes for a journey, Mudarib goes for a journey with constitutes Safare Sharai more than 48 miles. Safare Saharai, but does not overstay the night, his expenses will not be borne by Mudarba. All expenses which are incidental to the Mudarba's function, like wages of employees, workers, or commission in buying and selling, etc., has to be paid by the Mudarba. However, all the expenses can be included in the cost of commodities which the Mudarib sells in the market. For example, if the Mudarib is selling ready-made garments, then the stitching, the dyeing, washing expenses, etc., can be included by the Mudarib in the total cost of the garments. If the Mudarib manages the Mudarba within his city, he will not be allowed any expenses but only his due profit share. Similarly, if he keeps on an employee, this employee will not be allowed any expenses but his salary. If the Mudarba agreement becomes invalid, fasid, due to any reason, the Mudarib's status will be that of an employee, meaning whether he is traveling or doing business in his city, he will not be entitled to any expenses such as meal, conveyance, clothing, medicine, etc.
He will not be sharing any profit and will just get ujrat misl, that is prevalent remuneration for his job. Not the distribution of profit and loss. It is necessary for the validity of a mudarba that the contracting parties agree right at the beginning on a definite proportion of the actual profit to which each one of them is entitled. The Sharia has prescribed no particular proportion, rather it has been left to the partners' mutual consent. They can share the profit in equal proportions and they can also allocate different proportions for the Rabbul Mal and Mudarib. However, it is in such case where the parties have not predetermined the ratio of profit, the profit will be shared at the ratio of 50-50. हाँ, ये शरिया के अंदर जरूर है कि अगर उन्होंने पहले बिजनेस शुरू करने से पहले तय नहीं किया था और अब ये मामला उठा है तो फिर ये 50-50 पे शेयर होगा। अगर उन्होंने शुरू करने से पहले जो भी तय कर लिया था कि मुदारिब और रब्बुल माल क्या शेयर करेंगे तो वो उसके ऊपर शेयर कर सकते हैं। The Mudarib and the Rabbul Mal cannot allocate a lump sum amount of profit for any party, nor can they determine the share of any party at a specific rate tied up with the capital. ठीक है, तो मुदारिब और रब्बुल माल जो है वो एलोकेट नहीं कर सकते लम सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर एनी पार्टी कि लम सम इतना दिया जाएगा इसको प्रॉफिट के अंदर, नॉर कैन दे डिटरमिन द शेयर ऑफ एनी पार्टी एट अ स्पेसिफिक रेट टाइड अप टू द कैपिटल के कैपिटल का इतने परसेंट उसको दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं किया जा सकता। For example, if the capital is rupees 1 lakh, they cannot agree on a condition that thus 10,000 out of the profit will be the share of the mudarib. Nor can they say that 20% of the capital will be given to the Rabbul Mal. However, they can agree that 40% of the actual profit will go to the mudarib and 60% to the Rabbul Mal or vice versa. It is also allowed that different proportions could be agreed for different situations. For example, the Rabbul Mal can say that the Mudarib to the Mudarib that if you trade in wheat, you will get 50% of the profit, and if you trade in flour, you will have 33% of the profit. Similarly, he can say that if you do the business in your own town, you will be entitled to 30% of the profit, and if you do it in another town, you can be entitled to share profit will be 50%. Apart from the agreed proportion of the profit as determined in the above mentioned manner, the Mudarib cannot claim any periodical salary or a fee or remuneration for the work done by him for the Mudaraba. तो कोई भी पार्टनर किसी भी तरह के इस्लामिक बिजनेस के अंदर सैलरी नहीं मांग सकता. Salary is not allowed for their work. All schools of Islamic fiqh are unanimous on the point. However, Imam Ahmad has allowed for the Mudarib to draw his daily expenses for food only from the Mudarba account. The Hanafi jurists restrict this right of the Mudarib only to a situation where the Mudarib is on a business trip outside his own city. In this case, he can claim his personal expenses for accommodation and food, etc., but he is not entitled to get anything as daily allowance when he is in his own city. If the business has incurred loss in some transactions and has gained profit in others, the profit shall be used to offset the loss in the first instance, and then the remainder, if any, shall be distributed between the parties according to the agreed ratio. So सबसे पहले अगर कोई लॉस हो गया था और उसके बाद कोई प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले लॉस को ऑफसेट कर दिया जाएगा और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. Similarly, the mudarba becomes void or fasid if the profit is fixed in any way. तो profit किसी तरह भी fix किया गया तो वो मुदारबा फासिद हो जाएगा. In this case, the entire amount, profit plus capital, will be the Rabbul Mals. और इस तरह ये जो प्रॉफिट और जो उसका कैपिटल है वो तमाम रब्बुल माल को दे दिया जाएगा. Moreover, the mudarib will just be an employee earning उजरत मिसल, तो वो अगर एम्प्लॉय की तरह सैलरी लेगा, इक्विवेलेंट सैलरी या वेज. The remaining amount will be called profit. This profit will be shared in the agreed ratio. कोई इसके अलावा को बच जाता है तो वो agreed ratio के अंदर शेयर कर दिया जाएगा. Okay, roles of the मुदारिब के मुदारिब क्या क्या करेगा. सबसे पहली चीज मुदारिब को अमीन होना जरूरी है, दैट इज ट्रस्टी, कि उसके ऊपर भरोसा किया जा सकते. तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, वो जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं रब्बुल माल की उनको सेफ गार्ड करेगा. वकील या एज एन एजेंट भी काम करेगा टू मेक परचेजेस फ्रॉम द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द रब्बुल माल. इस तरह से शरीक या पार्टनर के तौर पे काम करेगा, शेयरिंग इन एनी प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस. इस तरह से धमीन यानी कि लायबल होगा to provide for the loss suffered by the मुदारिबा due to any act of negligence on his part, कि अगर उससे कोई negligence हुई है तो उसके लिए वो उसका नुकसान भरेगा.
इस तरह से अजीर एम्प्लॉय, that means कि when the मुदारबा is फासिद for some reason the मुदारिब is entitled to only the salary या उजरत मिसल, तो उसको जो सैलरी होगी वो उसकी एज एन एम्प्लॉय के तौर पर उसको मिलेगी। Now we move on to the termination of a मुदारबा। मुदारबा की टर्मिनेशन कैसी होती है? The मुदारबा will stand terminated when the period specified in the contract expires। तो एक तो ये चीज, तो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म हो गया तो एक्सपायर हो गया तो वो खत्म हो जाएगा। It can also be terminated any time by either of the two parties by giving notice, के दूसरे को बता करके जी मैं ये मुदारबा खत्म करने लगा हूँ, उन दोनों में से कोई भी खत्म कर सकता है। In case the Rabbul Mal has terminated the service of the Mudarib, the latter continues to act as a Mudarib until he is informed of the termination, and all his previous acts will remain a part of the Mudarba। तो जब तक उसको इतला नहीं पहुंचा दी जाती कि रब्बुल माल ने तुम टर्मिनेट कर दिया है, तब तक उसके जो एक्शंस है वो मुदारबा के एक्शंस ही काउंट होंगे और वो तब तक उसके एज अ मुदारिब ही सर्व करता रहेगा। इफ ऑल एक्ट्स ऑफ, बिकॉज इन बैक इन दोस डेज, तो एक कई दूर, कई सिटीज से, एक सिटी से दूसरी सिटी कहीं दूर गए हुए होते थे तो उनको मैसेज पहुंचने में टाइम लग जाता था। If all the assets of the mudarba are in cash form at the time of the termination and some profit has been earned on the principal amount, it shall be distributed between the parties according to the pre-agreed ratio. However, if the assets of the mudarba are not in cash form, they will then be sold and liquidated so that the actual profit may be determined. All loans and payables of the mudarba will be recovered before termination. The provisional profit earned by the mudarib and the rabul mal will also be taken into account, and when the total capital is drawn, the principal amount invested by the rabul mal will be given to him, and the balance will be called profit, which will be distributed between the mudarib and the rabul mal at the agreed ratio. If no balance is left, then the mudarib will not get anything. If the principal amount is not recovered fully, then the profit shared by the mudarib and the rabul mal during the term of the mudarba will be withdrawn to pay the principal amount to the rabul mal. The balance will be profit, which will be distributed between the mudarib and the rabul mal. In this case too, if no balance is left, the mudarib will not get anything. अब यूज ऑफ मुशारका कहाँ कर सकते हैं और मुदारबा कहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हर चीज में मुशारका और मुदारबा दोनों नहीं किए जा सकते। दीज मोड्स कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग एरियाज, ठीक है ना, एज पर शरिया रूल्स। तो दोनों मोड्स को यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर इन एरियाज के अंदर। फॉर एसेट साइड फाइनेंसिंग के लिए जो मुदारबा या मुशारका है उनको कहाँ यूज किया जा सकता है, सॉरी मुदारबा और मुशारका को शॉर्ट या मीडियम या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के सेटअप की फाइनेंसिंग के लिए, लार्ज एंटरप्राइज की फाइनेंसिंग के लिए, इंपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए, इंपोर्ट बिल ड्रॉन अंडर इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, या फिर इंपोर्ट बिल ड्रॉन सॉरी इनलैंड बिल ड्रॉन अंडर इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट। इस तरह से ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए, इसी तरह से एलसी विदाउट मार्जिन या फॉर मुदारबा की फाइनेंसिंग के लिए, इस तरह से एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए प्री शिपमेंट की जो फाइनेंसिंग होती है, वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और लायबिलिटी साइड के ऊपर फाइनेंसिंग के लिए इसको फॉर करंट सेविंग्स या महाना आमदनी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के लिए, डिपॉजिट जो गिवन होता है प्रॉफिट बेस के ऊपर, तो मुशारका मुदारबा से इसके अंदर से दिया जा सकता है रिटर्न। इंटर बैंक लैंडिंग या बोरोइंग के लिए, अब इंटर बैंक लैंडिंग और बोरोइंग के ऊपर मुझे एतराज है क्योंकि ये इंटरेस्ट बेस्ड होती है और ये ओवरनाइट रेट होता है। इसका यहाँ क्या मतलब है, ये यहाँ क्यों लिया जा रहा है, आई डोंट नो। लेकिन मुझे इसके ऊपर इख्तिलाफ है कि इंटर बैंक बोरोइंग शायद इसमें काउंट ना हो क्योंकि ये कमर्शियल बैंक के साथ और स्टेट बैंक वगैरह के साथ आ जाएगी। लेकिन अगर ये मुस्लिम बैंक की इंटर बैंक बोरोइंग तो मे भी हो सकता है कि ठीक हो, लेकिन वो फिर भी देखना पड़ेगा कि जो लेंडिंग हुई है उसके ऊपर इंटरेस्ट आया तो वो क्या है, वो प्रॉफिट किस तरह हो सकता है। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स के लिए एंड सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो सकता है। इस तरह से टी बिल एंड फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के लिए कहते हैं कि यूज होता है, लेकिन ये भी मुझे इसके ऊपर एतराज है क्योंकि टी बिल्स या फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स या डिबेंचर ये तमाम फॉर्म्स ऑफ डेट हैं जो कि इंटरेस्ट ड्रॉ करते हैं और उनमें प्रॉफिट का कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह सिक्योरिटाइजेशन फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए यूज हो सकता है। और फिर सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन मुदारबा, फॉर एग्जांपल मीजान रिबा फ्री सर्टिफिकेट जो है उसके लिए यूज हो सकता है। So that's it for today. Thank you everyone. So we'll continue with the next chapter later on.